नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। रात के 9 बज चुके हैं। 9 बजे का जो आपका सेशन होता है वो आप सभी को पता है, टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन जो लोग पॉलिटिकल साइंस विषय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। इसमें मैं नियमित रूप से आप लोगों के लिए जो है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के अर्थात नागरिक शास्त्र के प्रश्नों को लेके आता हूं और इसमें हम लोग जो है वो नागरिक शास्त्र के प्रश्नों का नियमित अभ्यास करते हैं। तो यदि आप जो है वो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तैयारी पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं, अर्थात पॉलिटिकल साइंस, नागरिक शास्त्र, सिविक्स, अलग अलग नाम जो है इसके आप लोग जो है दोस्तों यूज करते हैं, लेकिन आयोग के द्वारा जो है आप लोगों को नागरिक शास्त्र इसको कहा जाता है। तो यदि आप नागरिक शास्त्र विषय से तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ के इसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि इस सेशन का मेंबरशिप आपको चाहिए तो आप 250 रुपए का भुगतान करके मेंबरशिप ले सकते हैं। 250 रुपए का भुगतान आप लोगों को 7007701847 इस नंबर पे आपको करना पड़ेगा। गूगल पे, फोन पे या भीम के माध्यम से आप इसका भुगतान कर सकते हैं और मेंबरशिप ले सकते हैं। चलें, इसके बाद यदि बात करें दोस्तों तो आपके राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारक की जो क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे चल रही है। जो लोग राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारकों को पढ़ना चाहते हैं वो लोग संपर्क कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अभी भी आप लोगों के पास एक मौका है। यदि आप राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए। चलें, अब सीधे चलेंगे सेशन पे। और दोस्तों, ज्योग्राफी का जो सेशन है अभी भी जो है उम्मीद है कि अब अगले सोमवार से आप लोगों को ज्योग्राफी का सेशन देखने को मिलेगा। चलें, तो आज के सेशन के पहले प्रश्न को लेते हैं और यहीं से शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहले प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग करेंगे, उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, साथ में वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ अलग अलग ग्रुप्स में आप लोग शेयर करने का प्रयास करिए। चलें, तो आप लोग पहले प्रश्न का उत्तर देना शुरू करिए सभी लोग। प्रश्न आपको दिया है, निम्नलिखित में से किसे द्वंद्वात्मक विचार की कार्यप्रणाली के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आप लोग उत्तर करेंगे इसके लिए जॉन स्टुअर्ट मिल को, आपके हेगेल को, मार्क्स या एंटोनियो ग्राम्सी। चलें, गुड इवनिंग सभी लोगों को। चलें, तो सभी लोग आप जो है वो बी विकल्प का चुनाव करेंगे हेगेल के लिए और आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही भी हो जाएगा। लेकिन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है दोस्तों, यानी द्वंद्वात्मक विचार क्या है, माफ करेंगे, द्वंद्वात्मक विचार आप सभी लोग बताएं क्या है इनका द्वंद्वात्मक विचार, किस अर्थ में जो है इनको द्वंद्वात्मक विचार की कार्यप्रणाली के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है या द्वंद्वात्मक विचारों के लिए जाना जाता है। कारण आप लोग सभी लोग बताएं। चलें, विभव जी गुड इवनिंग। हेगेल के लिए उत्तर आप सभी का बिल्कुल सही है, लेकिन क्यों जो है वो द्वंद्वात्मक विचारों का जो है वो समर्थक कहा जाता है, इनको इनके विचारों को द्वंद्वात्मक कहा जाता है, क्यों? चलें, जी नहीं, वाद प्रतिवाद संवाद की वजह से द्वंद्वात्मक विचार नहीं कहा जाता है। बाकी लोग उत्तर करें। वाद प्रतिवाद और संवाद उसका एक चरण है। चले, आप लोगों को द्वंद्वात्मक विचार के लिए जो है दोस्तों, यदि हम बात करें इस द्वंद्वात्मक विचार या द्वंद्वात्मक विचारवाद की यदि हम बात करें तो इसके लिए जो सबसे पहली आवश्यकता है वो आप लोगों को पड़ती है द्वंद्वात्मक विचार में दो विरोधी विचार। दो विरोधी विचार होने चाहिए। चलें, और इन दो विरोधी विचारों के जो है दोस्तों समन्वय के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, आपके वाद प्रतिवाद और संवाद।
चलें चलें, दो विरोधी विचारों को जो है एक साथ मिलाने के लिए यदि आप जो है दोस्तों हेगल महोदय को देखेंगे तो हेगल जो है वो राज्य के ईश्वरीय सिद्धांत का या दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को किसी न किसी रूप में स्वीकार करते हैं और साथ ही दोस्तों भौतिक विज्ञान के जो है दोस्तों कणों को भी, कण और चेतना को जो ये राज्य के उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार मानते हैं। तो आप जो है वो ईश्वर और भौतिक विज्ञान के दोनों के सिद्धांतों को जब एक साथ मिला के, ये दोनों जो है दोस्तों भौतिक विज्ञान का सिद्धांत और साथ में ईश्वरीय सिद्धांत, दोनों विचारों को जी, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं दो विरोधी विचार, ईश्वरीय विचार जो आपके लोगों के जो है दोस्तों ईश्वरीय विचार का भी समर्थन इन्होंने किया और भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों का भी सहारा लिया इन्होंने। तो इन दोनों की वजह से इन दोनों विचारों में वाद प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से इन्होंने जो है क्या किया था, आपके अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। तो आप लोग ध्यान रखें, ये वाद प्रतिवाद और संवाद जो है इसकी प्रक्रिया है, न कि इसका जो है वो मूल कारण है। मूल कारण जो है वो दो विरोधी विचारों का मिलना है। दो विरोधी विचार जहां पे आएंगे वहीं पे द्वंद्व उत्पन्न होगा। यदि आप दो दोस्त मिलते हैं और दोनों के जो है वो किसी विषय पे या किसी वस्तु पे जो है वो अलग अलग विचार हैं और आप दोनों अपने विचारों को जो है वो पुष्ट कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है वो टमाटर को गोल कह रहा है और दूसरा व्यक्ति जो है गोल और लाल कह रहा है, दूसरा व्यक्ति जो है वो टमाटर को हरा और खट्टा कह रहा है। दोनों के विचार सही हैं, लेकिन जब वाद प्रतिवाद और जो है वो वाद प्रतिवाद और संवाद को स्थापित किया जाएगा तो परिणाम क्या निकलेगा कि जो है दोस्तों प्रारंभिक अवस्था में टमाटर जो है वो हरा होता है और खट्टा होता है। साथ में आप जब थोड़ा सा समय आगे बढ़ेगा तो हरा टमाटर जो होगा वो लाल में परिवर्तित होगा और जो उसका खट्टापन है वो मीठा हो जाएगा। तो दोनों अलग अलग विचारधाराएं थी, लेकिन टमाटर के अंतिम समय में आके जो है दोनों एक साथ जो है वो मिल जाती हैं। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे द्वंद्वात्मक विचार के लिए। उत्तर आपका जो होगा बी विकल्प के लिए सही होगा। चलें, उम्मीद है आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा द्वंद्वात्मक विचार क्या होता है। अगला प्रश्न दिया है, हेगल ने राज्य के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन से सही है। आप लोगों को बताना है हेगल का राज्य का जो सिद्धांत है उसमें से इसमें जो विशेषताएं दी हैं उसमें से कौन कौन सा सही होगा। आप सभी लोग अपना उत्तर चुनेंगे। चलें, चलें तेजी से उत्तर करिए इस प्रश्न के लिए। जी, आपको दिया है राज्य एक महासंस्थान है, दूसरा दिया है यह ईश्वर की पृथ्वी पर गति है, यह अपने आप में साध्य है, यह नैतिक कानूनों द्वारा नियंत्रित होता है क्योंकि यह स्वयं नैतिकता का सृजन करता है। चलें, तो दोस्तों इसमें जो आपको विकल्प दिया है यह राज्य एक महासंस्थान है, बिल्कुल सही है। क्यों सही होगा आगे क्लियर करता हूं। ईश्वर की जो है यह ईश्वर की पृथ्वी पर गति है, यह आप सभी को पता है, स्टेटमेंट है इनका। ईश्वर की ईश्वरीय सिद्धांत को इन्होंने राज्य के संदर्भ में स्वीकार किया। यह जो है अपने आप में जो है वो साध्य है, राज्य को साध्य मानते हैं और व्यक्ति को जो है वो साधन मानते हैं। और चूंकि ईश्वर की गति है दोस्तों, तो ईश्वर के द्वारा नैतिक कानूनों को जो है वो ईश्वर के जो नैतिक कानून है वो किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं किए जा सकते हैं। ईश्वर जो है वो संप्रभु है, आप सभी को पता है, क्योंकि स्वयं नैतिकता का सृजन कौन करता है, नैतिकता का रूप ही तो ईश्वर है। तो आप लोग इसमें जो है जब ईश्वर के द्वारा निर्मित ये संस्थान है तो ये महासंस्थान कहने में आपको जो है कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आपके सारे विकल्प जो होंगे वो सही हो जाएंगे। तो 1, 2, 3 और 4 जो आपको दिया है आप जो है ए विकल्प के साथ जाएंगे। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। ईश्वर के द्वारा निर्मित संस्था को आप जैसे प्रसाद को महाप्रसाद कहते हैं, वैसे ही जो है वो राज्य को महाराज्य या महासंस्थान कह सकते हैं। ईश्वर की गति है, आप जो है इसमें अपने आप में राज्य जो है वो साध्य है और जो किसी नैतिक कानून द्वारा ये राज्य जो होगा वो नियंत्रित नहीं होगा, क्योंकि नैतिकता का सृजन जो है वो कौन करता है, राज्य ही करता है। और राज्य का सृजन किसने किया है, ईश्वर ने किया है। तो आप लोग इसमें जो है वो ध्यान रखेंगे, ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ेंगे।
अगला दिया है, किसने आत्मपरक तथा परमात्मा परक आचरण के मध्य अंतर किया है? सभी लोग उत्तर करेंगे। आत्मपरक और परमात्मा परक आचरण के मध्य अंतर स्पष्ट किसने किया था? चलें, चलें तेजी से करें। चलें, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से निवेदन है आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चलें, तो जो लोग इसमें जेएस मिल की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आत्मपरक और परमात्मा परक, इसके लिए एक और शब्द है दोस्तों, शब्दों में हेर फेर होता रहता है एग्जाम में, आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी आपसे आत्मपरक और परमात्मा परक दे देगा, कभी जो है आप लोगों को स्व विषयक और पर विषयक दे देगा, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आत्मपरक का मतलब हो गया जिस कार्य का संबंध आपके व्यक्तिगत रूप से है। आप यदि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, यानी जिसका प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति पे नहीं पड़ रहा है, उसको जो है आत्मपरक कह सकते हैं। और जब परमात्मा परक कहा जाता है तो उसका प्रभाव जो है अन्य लोगों पे भी पड़ता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। जेएस मिल के द्वारा जो है वो कार्य को दो रूपों में विभाजित किया गया था, आप लोगों के स्वविषयक और पर विषयक, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे जी। तो आप सभी लोग इसमें जेएस मिल के साथ जाएंगे। हाँ, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जेएस मिल और जेम्स मिल दोनों पिता पुत्र जब आपको साथ में दिए हो तो आपको जो है वो कंफ्यूज कर सकता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आत्मपरक और परमात्मा परक की बात जो है वो आपके जेएस मिल ने की थी, जॉन स्टुअर्ट मिल ने, और जो है दोस्तों जेम्स मिल आपका नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, निम्न में से किसके द्वारा जो है निम्न में से किसके द्वारा स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन बनाने का सराहनीय सिद्धांत दिया गया? उत्तर करें आप सभी लोग। नॉजिक, हेयक, रॉल्स और ग्रामशी। स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन। चलें, चलें। तो इस प्रश्न में भी आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है सी विकल्प के लिए। मैक्सिमम लोग जॉन रॉल्स की बात कर रहे हैं, तो जो लोग इसमें जॉन रॉल्स की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन स्थापित करने वाला जॉन रॉल्स का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? उस सिद्धांत का नाम बताइए जिसमें इन्होंने जो है स्वतंत्रता और समानता के मध्य जो है वो संतुलन स्थापित किया है। तेजी से कमेंट करिए आप सभी लोग। स्वतंत्रता और समानता के मध्य जो है वो संबंध स्थापित करने वाला या संतुलन स्थापित करने वाला जो सिद्धांत है उसे किस नाम से जाना जाता है? चलें, बिल्कुल सी विकल्प आप लोगों का उत्तर सही है, लेकिन स्वतंत्रता और समानता के मध्य जो संतुलन स्थापित किया होगा तो उसको कुछ तो बताया होगा, उस सिद्धांत का नाम कुछ तो होगा। चलें, शुद्ध न्याय का सिद्धांत। चलें, आप लोग इसीलिए आप लोग अधूरा जो है वो ना पढ़ा करिए कभी भी जो है टॉपिक को। जैसे यदि आप टीजीटी के टॉपिक को ले लीजिए, टीजीटी के सिलेबस को या पीजीटी के सिलेबस को, प्रत्येक दिन डिसाइड कर लीजिए कि हमको सिर्फ एक विचारक को पढ़ना है। और पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मुझे याद करना है, सिर्फ आप लोग जो है वो जैसे नॉवेल पढ़ते हैं वैसे पढ़ने की आदत डाल लीजिए। मैं आपको दावा करता हूं कि जैसे आप नॉवेल पढ़ते हैं वैसे ही आप जैसे पढ़ने लगेंगे, आप चीजों को पढ़ने लगेंगे तो आपको जो चीज आप ठहर के रट के पढ़ते हैं वो सेम चीज, कम से कम कॉन्सेप्ट तो आप नॉवेल के जैसे भी पढ़ेंगे तो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग जरूर इसको पढ़ा करिए। चलें, तो इनका जो सिद्धांत है दोस्त उसको कहा जाता है सहयोगात्मक चेष्टा का सिद्धांत। सहयोगात्मक चेष्टा, माफ करेंगे,
सहयोगात्मक चेष्टा का जो सिद्धांत इन्होंने दिया था दोस्तों, उसी के अंतर्गत इन्होंने आपके स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन जो है वो स्थापित करने का कार्य किया था। जी चलें, सी विकल्प के साथ जाएं, आगे बढ़ें। अगला दिया है, निम्न में से कौन सा जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है? सभी लोग उत्तर करेंगे। जी, सहयोगात्मक चेष्टा का सिद्धांत कहा जाता है, आप लोग उसको ध्यान रखेंगे। चलें अगले प्रश्न पे आ जाइए, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग इसमें से कौन सा नहीं है? चलें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलें कोई बात नहीं, बी विकल्प और सी विकल्प के लिए, यानी समान स्वतंत्रता का सिद्धांत और भेद मूलक सिद्धांत में आप लोग जो है वो कंफ्यूज हैं, कुछ लोग डी विकल्प का भी चुनाव कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की जब बात की जाएगी, तो जॉन रॉल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत में समान न्याय का सिद्धांत नहीं दिया है। अलग अलग परिस्थितियों में न्याय अलग अलग हो सकता है, और इसके लिए जो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था दोस्तों, उसमें आप लोग समान न्याय के सिद्धांत के साथ जाएंगे। ए विकल्प आप लोगों का सही होगा, आप लोग बी विकल्प का स्वतंत्रता की बात ना करें। स्वतंत्रता सबके लिए एक समान होगी। स्वतंत्रता जो है वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नहीं हो सकती है। यदि बोलने की स्वतंत्रता दी जाएगी तो सबको बोलने की स्वतंत्रता दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता दे दी जाए और दूसरे को जो है वो बोलने से मना कर दिया जाए। तो आपके स्वतंत्रता में जो है दोस्तों, सभी को समान स्वतंत्रता का सिद्धांत आपको देना पड़ेगा। भेद मूलक सिद्धांत जो है दोस्तों, इसमें आपको जो है वो भेद करने का जो आपका समानता का जो सिद्धांत है, इसी में जो है वो भेद मूलक सिद्धांत इसका इसी का एक भाग है। क्योंकि इसमें जो है जो समान न्याय का सिद्धांत इन्होंने दिया था, उसमें इन्होंने बताया था दोस्तों कि अलग अलग परिस्थितियों में आप न्याय को जो है अलग अलग रूप में परिभाषित कर सकते हैं एक ही व्यक्ति के द्वारा। जैसे मान लीजिए कि एक सैनिक जो है सीमा पे हत्या करता है, उसके लिए जो है जो प्रावधान है, और आप जो है वो समाज में यदि कोई एक अपराधी व्यक्ति है वो किसी की हत्या करता है, दोनों के लिए न्याय एक जैसा नहीं हो सकता। इस बात को इन्होंने स्पष्ट किया था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और क्षतिपूर्ति सिद्धांत भी इन्होंने दिया था, आप लोग ध्यान रखेंगे। क्षतिपूर्ति सिद्धांत, जैसे मान लीजिए कि एक सैनिक है और वो युद्ध में लड़ाई कर रहा है और उसके जो है उसका पैर टूट गया, तो उसके लिए क्या करेगा? राज्य उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। कोई एक गरीब व्यक्ति है जिसका जो है दोस्तों प्राकृतिक आपदा में उसके जो है वो उसके घर को जो है वो क्षति पहुंचती है, तो राज्य उसमें जो है वो क्षतिपूर्ति देगा, उसको सहायता प्रदान करेगा। लेकिन अब धीरू भाई अंबानी के जो है वो घर में कोई समस्या हो जाए, धीरू भाई अंबानी को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो जाए, तो उसके लिए राज्य उनकी सहायता नहीं करेगा। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। समान न्याय का जो सिद्धांत है ये इनके में सिद्धांत में नहीं है। न्याय के सिद्धांत में असमान व्यक्ति के लिए असमान न्याय हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, यह विचार किस विचारक का है कि युद्ध हितकर है क्योंकि इससे देश प्रेम और राज्य भक्ति की भावना की पुष्टि होती है? उत्तर करेंगे जी। आप इकोनॉमिक्स में ना जाइए, हिक्स को लेंगी तो आप इकोनॉमिक्स में चली जाएंगी। आपको जो है वो क्षतिपूर्ति के लिए अभी आपको रॉल्स के साथ ही रहना है। चलें आ जाइए, यह विचार किसका है कि युद्ध हितकर है क्योंकि इससे देश प्रेम और राज्य भक्ति की भावना पुष्ट होती है? कौटिल्य, लेनिन, हेगेल और माओ। चलें चलें, अब इस प्रश्न में भी आप लोगों का उत्तर आ रहा है। चले बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें दोस्तों हेगेल का चुनाव कर रहे होंगे
उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। युद्ध हितकर है, युद्ध को लाभकारी बताया, लेकिन क्यों युद्ध हितकर है? इन्होंने कहा है कि इससे जो है वो देश प्रेम और राज्य भक्ति की भावना, अपने राज्य के प्रति आपका समर्पण का जो विचार है, राज्य की भक्ति की जो भावना है, उसका विकास होता है युद्ध के कारण। तो आप लोग जो है दोस्तों इसमें सी विकल्प का चुनाव करेंगे, आप लोग सी विकल्प के साथ जाएंगे। जितने लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़े। किस विचारक ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया है? महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन करने वाला विचारक बता दीजिए। अरस्तु, लेनिन, बेंथम, जे.एस. मिल। अच्छा जी, प्रमोद जी, बहुत ही अच्छी बात है। मैं थोड़ा और बड़ा दिख रहा हूँगा। दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। आप सभी लोगों से निवेदन है, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करने का प्रयास करें। चलें, महिला मताधिकार के समर्थन के लिए बताइए। चलें, तो जो लोग इसमें जो है दोस्तों जे.एस. मिल की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत का खंडन किया था जे.एस. मिल ने, और उसके बाद से जो है दोस्तों महिला मताधिकार के का जो है इन्होंने समर्थन किया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, महिलाओं को मत देने के अधिकार का समर्थन या महिलाओं को मत देने का अधिकार देने की बात जो है वो आपके जे.एस. मिल के द्वारा की गई है। यानी महिलाओं को मिलाने का प्रयास किसने किया है? मिल ने किया है। चलें, मत को, महिलाओं के मत को मिलाने का प्रयास मिल। चलें, उत्तर आपका जो होगा डी विकल्प के लिए बिल्कुल सही होगा। अगला दिया, किसने कहा है कि स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है? चलें, मोहम्मद उमर जी पूछ रहे हैं सर आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूं, मस्त हूं दोस्त। आ जाइए अगले प्रश्न पे। स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है, उत्तर करिए। आसान सा प्रश्न है ये, कई बार रिपीट किया जा चुका है, तो सभी लोग उत्तर करेंगे। चलो, स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है, स्टेटमेंट जो है दोस्तों सिले महोदय का है। जब भी आप जो है किसी कपड़े को सिलते हैं तो कपड़ा आप जो है दोस्तों उलाट के सिलते हैं, यानी उल्टा करके जो है विलोम बना के, उसका विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। कपड़ा आप कैसे सिलते हैं? कपड़ा आप सिलते हैं कपड़े को उलाट के, सीधा तो नहीं सिल देते हैं आप लोग। सीधा सिल देंगे तो ऊपर से सिलाई दिखाई देगी, इसलिए कपड़े को उलाट के यानी उसका जो है कपड़े का विलोम करके जो है उसको सिला जाता है। कपड़े की परत का विलोम बनाया जाता है, यानी ऊपर की परत को जो है दोस्तों उलाट दिया जाता है। विलोम में भी आप उलाटते ही हैं, तो सिलाई का कार्य जो होता है वो हमेशा उल्टा होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है, सिले महोदय ने कहा है। अगला प्रश्न है, पैन ऑप्टिकल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आदर्श उदाहरण। सभी लोग उत्तर करेंगे। पैन ऑप्टिकन किसका उदाहरण है? उत्तर करें सभी लोग। चलें, कुछ चीजें दोस्तों ट्रिक बना के दिमाग में, और जरूरी नहीं है कि मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूं आप उसी का जो है वो प्रयोग करिए। आप सभी लोग अपने से, चाहे जैसे जिस भाषा में जिस विचार में आप उसको जो है वो कोरिलेट कर सकते हैं। यदि चीजों को कोरिलेट आप कर लेंगे तो आपको चीजें अस्थायी रूप से याद रहती हैं, लंबे समय तक याद रहती हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। पैन ऑप्टिकल के लिए आप लोग बताइए। चलें, तो पैन ऑप्टिकन के लिए आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न में। तो आप सभी को पता है दोस्तों, पैन ऑप्टिकन का मतलब होता है जेल। जेल से संबंधित होता है वह स्थान जहां पे कैदियों पे जो है वो नजर रखा जाता है।
तो जो है दोस्तों पैनऑप्टिकन का मतलब जो जुड़ता है वो जेल से जुड़ता है, और जेल सुधार की बात किसने की थी? जेल सुधार की बात जो है वो बेंथम ने की थी, और उसी में इन्होंने जो है वो पैनऑप्टिकन शब्द का प्रयोग किया था। चलें, तो आपसे यदि पूछा जाए जेल सुधार पे जो है वो किसने विचार दिया है या जेल सुधार की बात किसने की है, तो आपके बेंथम महोदय ने की है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला दिया, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है। कौन जो है राजनीतिक स्वतंत्रता को आर्थिक समानता के बिना कल्पना बताता है? आप उत्तर करेंगे। चलें, चलें सभी लोग, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता, बहुत ही बढ़िया। चलें, कुछ एक दोस्तों को यदि छोड़ दें तो लगभग सभी लोगों का उत्तर जो है इस प्रश्न में GDH कोल के लिए आया है। जो लोग इसमें डी विकल्प की बात कर रहे होंगे उन सभी को जो है, उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना जो है एक कल्पना है, ये आपके GDH कोल ने कहा है। अब इसको जो है आप कोरिलेट करिए सीधे से, क्या है आपके स्वतंत्रता और समानता को एक साथ मिलाने की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता और समानता को एक साथ मिलाने की बात कर रहे हैं कि दोनों जो है एक साथ ही रहेंगी। और फेविकोल का कार्य क्या होता है? चिपकाना। तो स्वतंत्रता और समानता को चिपकाने की बात कौन कर रहा है? GDH कोल कर रहे हैं, यानी फेविकोल महोदय कर रहे हैं। उत्तर आपका जो होगा डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। चलें अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षित लोगों को ही मताधिकार देने का समर्थन करता है? शिक्षित व्यक्तियों को ही मताधिकार का समर्थन कौन करता है? चलें, मोहम्मद उमर जी इंतजार करिए थोड़ी देर, आपका भी प्रश्न आएगा। चलें, चलें सभी लोग इस प्रश्न में जो है वो मिल की बात कर रहे हैं। ये कौन सा मिल है? JS मिल है या जेम्स मिल है? आप लोग कमेंट करिए, कौन से मिल, JS मिल या जेम्स मिल? किसने जो है वो शिक्षित लोगों को मताधिकार देने का समर्थन किया है? पूरा नाम लिखिए, आधा अधूरा नहीं। मिल तो सबको पता है, लेकिन मिल के नाम से दो लोग पिता पुत्र जो है वो JS मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल और जेम्स मिल, ये दो विचारक अलग अलग हैं। तो आप किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं? हालांकि प्रश्न में आपको एक ही दिया है, कोई समस्या नहीं है बिल्कुल। तो जितने लोग JS मिल की बात करेंगे उनका उत्तर सही हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार आप लोगों को प्रश्न में यदि एक ही विकल्प में JS मिल और जेम्स मिल दोनों दे दे तो वहां पे आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपके जो है दोस्तों JS मिल के द्वारा यानी जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा शिक्षित लोगों को जो है वो मताधिकार देने की बात की थी इन्होंने। चलें, और एक से अधिक मत देने की बात की थी, ये चीज ध्यान रखेंगे, एक से अधिक मत। तो आप लोगों का उत्तर इस प्रश्न में C विकल्प के लिए सही होगा। अगला प्रश्न है, कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आलमंड, ऑस्टिन, माफ करेंगे, आलमंड, अगस्टीन, ऑस्टिन और अरस्तु। कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत, अरे सुरेंद्र जी इनके पिताजी को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, लेकिन प्रश्न दोनों से आते हैं। आप ये ना सोचिए कि आपके सिलेबस में यदि नहीं दिया है या आपको जो है नहीं पढ़ना है तो प्रश्न नहीं आएंगे। कोरिलेशन है, सब्जेक्ट का कोरिलेशन होता है। आपके सिलेबस में बारकर भी नहीं दिए हुए हैं, लेकिन आपको बारकर को पढ़ना पड़ता है क्योंकि बारकर हर जगह जो है वो चले जाते हैं, हर जगह उन्होंने अपना विचार दे दिया है। लेनिन भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन लेनिन को आपको पढ़ना पड़ता है क्योंकि साम्यवाद पढ़ेंगे तो बिना लेनिन के आप साम्यवाद नहीं पढ़ पाएंगे। माओ को नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है क्या? आपको कार्ल मार्क्स को पढ़ना है, लेकिन उन दोनों से कोरिलेशन है इनका, इसलिए आपको उन सबको जो है वो जानना पड़ता है। चलिए, कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? आमंड,
अगस्टीन, ऑस्टिन और अरस्तु में से किसी एक का चुनाव करेंगे। चले, तो आप सभी लोगों का उत्तर जो होगा इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए, ऑस्टिन के लिए। इस प्रश्न में कहीं कोई जो है वो आप लोगों की समस्या नहीं होनी चाहिए। कानून को जो है वो संप्रभु किसने बताया, यानी कानून ही सर्वोच्च है, तो कानून की संप्रभुता स्थापित की आपके ऑस्टिन महोदय ने। चले, उत्तर आपका सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अब उन लोगों के आने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो है आप खाना बनाते हैं, आप सभी लोग जो है वो खाना बनाती होंगी, लेकिन अब जो आपसे छोटा है उसको आपकी बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो करता है, क्या करेंगे? चलें, नहीं चाहिए और होने में दोनों में अंतर होता है। अगला प्रश्न बताइए, किसने कहा है कि दंड एवं पुरस्कार के द्वारा समाज सुख की वृद्धि करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है? समाज के सुख की वृद्धि ही आप लोग बताएंगे। बेंथम, मील, हेगेल और अरस्तु। दंड व पुरस्कार के माध्यम से सुख की वृद्धि। चलें, चले, बहुत ही बढ़िया, सभी लोगों का उत्तर आना शुरू हो गया इस प्रश्न में। और आप लोग जो है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, चलें, तो जो लोग इसमें बात कर रहे हैं जर्मी बेंथम की, उन सभी लोगों का जेरेमी बेंथम के लिए उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है दोस्तों दंड और पुरस्कार को समाज के सुख की वृद्धि का जो है वो साधन मानते हैं। चलें, तो दोस्तों दंड और पुरस्कार ये दोनों समाज की जो है वो वृद्धि का कारक है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि अपराधी जो है, अपराधी को क्या दिया जाएगा? दंड। और जो है दोस्तों जो समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहा है, यानी परोपकारी जो है या जो समाज सेवी है, उसको क्या दिया जाएगा? पुरस्कार। तो जो है दोस्तों जब इस अपराधी को दंड दे दिया जाएगा तो इस अपराधी से भयभीत लोग क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे या सुख की अनुभूति करेंगे। जिसको पुरस्कार मिलेगा वो भी जो है वो सुख की अनुभूति करेगा। तो ये दंड और पुरस्कार की बात जो है वो आपके बेंथम महोदय करते हैं। चलें, बिल्कुल ए विकल्प के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, एंटोनियो ग्राम्सी के अनुसार नागरिक समाज की संस्थाएं क्या हैं? एंटोनियो ग्राम्सी ने नागरिक समाज की संस्थाओं के बारे में जिक्र किया है, कुछ संस्थाओं का उन्होंने जिक्र किया है, तो आप सभी लोग उत्तर करेंगे परिवार, पाठशाला, धार्मिक संस्थाएं, उपरोक्त सभी। चलें, एंटोनियो ग्राम्सी के आधार पर उत्तर करिएगा। यदि किसी को दंड दिया जाएगा तो उस दंड से जो होगा बाकी लोग सुरक्षित भी तो होंगे अपराध से। तो आपको नहीं लगता है कि अपराध से जो है वो, अपराध से यदि आप सुरक्षित मिल रहे हैं तो महसूस कर रहे हैं तो आप सुखी होंगे? चलें, तो दोस्तों एंटोनियो ग्राम्सी महोदय जो है वो नागरिक समाज की संस्थाओं के रूप में परिवार को, धार्मिक संस्थाओं को, पाठशाला को, सभी को जो है ये देखते हैं। ये सभी जो है वो मिलके क्या करते हैं? ये सभी मिलके आपके नागरिक समाज का निर्माण करते हैं। आपका उत्तर डी विकल्प के लिए सही होगा। अगला दिया, इनमें से किस विचारक ने लेखन में प्रथम बार द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग लेखन में प्रथम बार द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग हुआ है? किसके लेखन में द्वंद्वात्मक पद्धति पहली बार आपको देखने को मिलती है? आपको सुकरात, प्लेटो, हिगेल और कार्ल मार्क्स दिया हुआ है। तेजी से आप लोग उत्तर करिएगा, सावधानी से उत्तर करिएगा। चलें, चलें, चले, बहुत ही बढ़िया। सी विकल्प के लिए लोग जा रहे हैं।
चलिए, अब आपको दिया है दोस्तों लेखन में प्रथम बार, लेखन में प्रथम बार द्वंद्वात्मक पद्धति। तो जब आपसे लेखन पूछे, ध्यान रखिएगा, जब आपसे लेखन पूछा जाए तो आप प्लेटो का चुनाव करिएगा। जब आपसे विचारों में पूछा जाए, लेखन नहीं, सिर्फ विचारों में द्वंद्वात्मक, तो आप लोग जो है दोस्तों सुकरात का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इन दोनों के विचार जो है दोस्तों, प्लेटो और सुकरात की जब आप लोग बात करते हैं तो प्लेटो और सुकरात जो है वो दोनों, आप सभी को पता है कि ये लोग वाद विवाद का प्रयोग करते थे। मैंने आपको बताया है कि वाद प्रतिवाद और संवाद जो है ये द्वंद्वात्मक पद्धति का दूसरा चरण है। पहला चरण जो है वो दो विरोधी विचारों को जो है वो स्वीकार करना है। तो आप सभी लोग चलें, तो जो है दोस्तों जब ये लोग अपने सिद्धांतों को या अपनी बातों को जब ये लोग कर रहे थे, जब संवाद शैली में जो है वो हो रही थी बातें। संवाद शैली का मतलब क्या है, इन लोगों के को यदि आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये लोग जो है वो टीले पे किसी खड़े हो जाते थे या बैठ जाते थे, और नीचे जो है लोग खड़े रहते थे, और वो लोग इनसे जो क्या करते थे, प्रश्न करते थे, और उन प्रश्नों का ये लोग जवाब देते थे। जब उन प्रश्नों का जवाब देते थे तो द्वंद्वात्मक पद्धति का मैंने मतलब आपको बताया है कि द्वंद्वात्मक पद्धति का मतलब होता है दो विरोधी विचारों का होना, और इन दोनों लोगों के विचारों में जो है दोस्तों दो विरोधी विचार दिखते थे, क्योंकि एक प्रश्न आज पूछा गया और कल जो है कोई दूसरा प्रश्न पूछा गया, दोनों में इन लोगों ने विरोधी विचारों को दे दिया। लेकिन जब आपके प्लेटो महोदय ने अपने विचारों का लेखन शुरू किया तो इसमें जो है इन्होंने वाद प्रतिवाद और संवाद की शैली के प्रयोग के परीक्षण से जो है इन्होंने विभिन्न विचारों में जो लोगों के विचार थे उसमें इन लोगों ने क्या किया था, समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया था। तो पहली बार जो है प्रयोग आपके विचारों के माध्यम से, लेखन में नहीं, सिर्फ विचार में सुकरात। लेखन में जब पूछा जाए तब प्लेटो, और इसका विस्तृत उपयोग किसने किया, हीगेल ने किया, कार्ल मार्क्स ने किया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये आपके प्लेटो सुकरात से शुरू होता है, लेकिन ये सिर्फ विचारों के स्तर पे रह जाएगा, लेखन के स्तर पे आएगा प्लेटो में, उसके बाद से इसका विस्तृत प्रयोग हीगेल करेंगे और हीगेल से ट्रांसफर होगा ये आपके कार्ल मार्क्स में। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न में आपका उत्तर बी विकल्प के लिए सही होगा। चलें, अगला प्रश्न दिया है, किसने कहा है कि मानव का विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना वर्तमान एवं भविष्य की नस्लों को लूटने के समान है? चलें, मील, लॉक, बर्लिन और हेयक। चलें, उमर जी कह रहे हैं सर लिख दिया करें। अच्छा जी, लिखने का प्रयास करता हूं, लेकिन इस पे जो ना ये अच्छे से ये पेन काम नहीं करता है दोस्त, उसके लिए थोड़ी सी एप्लीकेशन को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और वो आप लोगों के प्रेम से, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के समर्थन से संभव हो सकता है। तो आप लोग थोड़ा सा एक बार, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना वर्तमान एवं भविष्य की नस्लों को लूटने के समान है, किसने कहा था दोस्तों? सभी लोग उत्तर करेंगे। तो जो लोग इसमें जेएस मिल की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन भी जो है दोस्तों, आपके मताधिकार का समर्थन, महिला मताधिकार का समर्थन, ये सारी चीजों की जब बात की जाएगी आप लोगों से, या बहुल मतदान का समर्थन या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन, तो आप लोग जेएस मिल का चुनाव करिएगा, उत्तर आपका जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक समझौते के विचार को नए रूप में प्रस्तुत करने के लिए श्रेय दिया जाता है? किसे? चलें, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक समझौते के विचार को नए रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है? आपको नॉजिक, राल्स, ओक्सार्ट और हन्ना अरेंट दिया हुआ है, चारों में से किसी एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करिए। चलें, जी, हर व्यक्ति को जो है इन्होंने समर्थन, सबके अधिकारों का समर्थन किया है। चलें, इस प्रश्न का उत्तर करें तेजी से। निम्नलिखित में से किस सामाजिक समझौते के विचारक को नए रूप में, यानी सामाजिक समझौते के विचार को नए रूप में किसने प्रस्तुत किया था? चलें, बहुत ही बढ़िया।
चलें, तो जो लोग इसमें बात कर रहे होंगे रॉल्स की, उन सभी का उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन तेजी से बढ़ूंगा नहीं, चिंता ना करिए, आप लोगों का पिंड छोड़ूंगा नहीं। बहुत सारे प्रश्न मैंने आप लोगों को कराए हैं। अब थोड़ा सा मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को थोड़ा सा और पॉलिश करने की जरूरत है। आप लोग जो है वो एकदम सही ट्रैक पे चल रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब राल्स के सामाजिक समझौते में और हाब्सबर्ग रूसो के सामाजिक समझौते में अंतर क्या है, बस एक लाइन में आप लोग बता दीजिए सभी लोग। राल्स का सामाजिक समझौता आपके हाब्सबर्ग रूसो के सामाजिक समझौते से अंतर जो है वो किस प्रकार से रखता है, तेजी से उत्तर करें। चलें, 30 सेकंड का समय इसलिए आप लोगों को दे रहा हूं। राल्स का सामाजिक समझौता, क्योंकि आप लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि राल्स महोदय ने जो है वो सामाजिक समझौते को नए रूप में प्रस्तुत किया, तो क्या नया किया था इन्होंने, उत्तर करिए उसी के लिए। आप लोग मेरा सहयोग या मेरा समर्थन करें या ना करें, मैं आप लोगों के लिए 100% देने को तैयार हूं। जितना जो है दोस्त, जो भी ज्ञान है, जो कुछ भी मैं पढ़ता हूं या जो कुछ भी प्रयास करता हूं, वो आप लोगों को 100% बताने का प्रयास करता हूं। भेदमूलक सिद्धांत दिया, चलिए, भेदमूलक सिद्धांत का मतलब क्या है? प्रीति जी कह रही हैं नैतिक, सलेमान जी कह रहे हैं सीमित मात्रा है सब। चले, न्यूनतम, चले, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए, दोनों को आप लोग देख लीजिए, आपके हॉब्स लॉक रूसो, ये तीन जो है आपके सामाजिक समझौते के जो है वो विचारक माने जाते हैं, समर्थक माने जाते हैं, इसको जो है इसके प्रवर्तक प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। इन लोगों ने क्या कहा कि जो समझौता होता है, आप लोग जो है इन तीनों के आधार पे कह रहा हूं, किसी एक के आधार पे नहीं, या तो जो है वो व्यक्तियों के बीच समझौता है, व्यक्ति और व्यक्ति, माफ करेंगे, व्यक्ति के बीच समझौता है, या आपके व्यक्ति और संप्रभु के बीच समझौता है। ये चीज, ये आप लोगों को ये मात्र फार्मूला आपको याद रहे तो तीनों का सिद्धांत आप लोगों का हो जाएगा। क्योंकि जो है आपके हाब्स महोदय जो है वो व्यक्तियों का समझौता मानते हैं, ये जो है आपके संप्रभु के साथ कोई समझौता नहीं कराते हैं। लेकिन आपके लॉक और रूसो जो है दोस्तों, ये दोनों आपके व्यक्तियों के का समझौता आपस में जो होता है, उसके बाद से जो है वो राज्य का भी समझौता होता है, यानी संप्रभु का भी समझौता है। लेकिन जब हम दोस्त राल्स की बात करते हैं, राल्स महोदय, तो ये कहते हैं कि यह जो है वो तार्किक व्यक्तियों का समझौता है। तार्किक व्यक्तियों का समझौता। अब इसमें अंतर समझ लीजिए, इसमें जो है समाज में जितने लोग हैं सबका समझौता है। आपके हाब्स लॉक रूसो जो है सबका समझौता करा रहे हैं, और राल्स महोदय कह रहे हैं नहीं, इसमें से जिनके पास तर्क करने की क्षमता है, ये मात्र उन्हीं का समझौता है। तो ये थोड़ा सा जो है वो सामाजिक समझौते के सिद्धांत को सीमित करते हैं, और ये तार्किक शब्द का प्रयोग कर देते हैं कि ये तार्किक व्यक्तियों का समझौता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोनों के सामाजिक समझौते में जो है वो अंतर है। ये भी जो है वो व्यक्तियों को आधार बनाते हैं, व्यक्ति ही जो होगा वो क्या होगा,
तार्किक या अतार्किक होगा और व्यक्ति के माध्यम से ही समझौता होगा। हाब्सबर्ग रूसो ही भी जो है दोस्तों व्यक्ति के माध्यम से ही समझौता करा रहे हैं, लेकिन ये लोग किसी व्यक्ति की योग्यता को जो है वो निर्धारित नहीं कर रहे हैं। कोई पढ़ा लिखा हो, ना पढ़ा लिखा हो, कोई तार्किक हो, कोई अतार्किक हो, उससे कोई इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन राउल्स कह रहे हैं कि नहीं, जिसके पास तर्क करने की क्षमता है वही जो है हमारे सामाजिक समझौते का हिस्सा बनेगा। चलें, क्योंकि राज्य जो है वो आपके जो राज्य का कार्य क्या है, तर्क करना, उचित अनुचित का जो है वो फैसला करना, और उचित अनुचित का फैसला वही कर सकता है जो दोस्तों आप राज्य को स्वीकार करते हैं, राज्य की गतिविधियों में भी भाग लेंगे। तो ये कह रहे हैं कि राज्य की गतिविधि में वही लोग भाग ले सकते हैं, राज्य में वही लोग रह सकते हैं, राज्य का निर्माण वही लोग कर सकते हैं जिनके पास तर्क करने की क्षमता हो। जिनके पास तर्क की क्षमता नहीं होगी वो राज्य का निर्माण कर ही नहीं सकते हैं। तो आप लोग इस चीज में जो है वो ध्यान रखिएगा। बी विकल्प सही है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई समस्या तो आप लोग बताइए। निम्नलिखित में से किस सामाजिक समझौते के विचारक को, अच्छा कोई बात नहीं, प्रश्न को आगे बढ़ाना है। चलें, अगला दिया, निम्न में से किस विचारक ने आधुनिक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में नागरिक समाज की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? नागरिक समाज की अवधारणा को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? मार्क्स, ग्रामसी, हेगेल और आपको चॉम्स्की दिया हुआ है, किसी एक को चुन लीजिएगा। चले, चलें, बहुत ही बढ़िया। नागरिक समाज की अवधारणा के लिए उत्तर करिए। चलें, तो आप लोग इसमें जो है हेगेल का चुनाव करिए। सी विकल्प के साथ आप लोग जाएं। आप लोग जो है वो एंटोनियो ग्राम्सी का चुनाव ना करें। आपसे दिया है कि आधुनिक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में नागरिक समाज की अवधारणा को प्रस्तुत किया। तो दोस्तों हेगेल के द्वारा जो है वो आधुनिक समाज की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। अब देखिए, हेगेल जब बात करते हैं तो हेगेल जो है दोस्तों राज्य और नागरिक समाज को एक दूसरे का पूरक और एक दूसरे का विरोधी दोनों बताते हैं। राज्य का अस्तित्व, नागरिक समाज का अस्तित्व तो पहले है, राज्य की उत्पत्ति बाद में होगी। तो जो है दोस्तों ये एक दूसरे का पूरक भी बताते हैं और एक दूसरे का विरोधी भी कहते हैं। तो आप लोगों को ध्यान होगा कि आपका एक हेगेल का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट यदि आपको ना पता हो तो आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इन्होंने कहा था राज्य और नागरिक समाज के मध्य संबंध पूरक और विरोधाभासी दोनों है। स्टेटमेंट है राज्य और नागरिक समाज के मध्य संबंध पूरक और विरोधाभासी दोनों है। ये स्टेटमेंट जो है वो हेगेल का है और इन्होंने जो है दोस्तों दोनों को स्वीकार किया है। एक दूसरे के लिए पूरक भी है क्योंकि नागरिक समाज ही बाद में जाके क्या बनेगा, आपका राज्य बनेगा। और जो है दोस्तों नागरिक समाज का अस्तित्व है तो उसके अस्तित्व को आपको समाप्त करेंगे तो आपका राज्य जो होगा वो नागरिक समाज का विरोधी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो है वो कोई चीज है और आपके उस वस्तु को कोई जो है आपसे ले लेता है तो आप उसके विरोधी हो जाएंगे या वो आपका विरोधी हो जाएगा। लेकिन आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता को भी इन्होंने बताया दोस्तों कि जब तक नागरिक समाज जो होगा वो राज्य में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक कानून व्यवस्था जो है वो अच्छे तरीके से लागू नहीं हो सकती है, क्योंकि संप्रभु होना आवश्यक है। नागरिक समाज में जो है वो संप्रभुता की अवधारणा नहीं पाई जाती है, संप्रभुता की अवधारणा राज्य में ही पाई जाती है। और जब तक जो है दोस्तों संप्रभुता नहीं आएगी तब तक विकास जो होगा वो संभव नहीं है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। सी विकल्प के साथ उत्तर सही है। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न। चले, थोड़ा सा दोस्तों आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलें, संख्या को थोड़ा सा और आप लोग बढ़ाइए, अच्छा लगेगा मुझे।
चलें, निम्नलिखित में से किसने राज्य को लोगों की संस्कृतियों की सामूहिक चेतना के मूर्त रूप में देखा है? चलें, किसने राज्य को लोगों की संस्कृतियों की सामूहिक चेतना के मूर्त रूप में देखा है? हीगेल, बेंथम, लॉक और ग्रीन। चलें, तेजी से उत्तर करेंगे। बहुत ही बढ़िया। चलें, प्रश्न दिया है संस्कृतियों की सामूहिक चेतना के मूर्त रूप में, तो ध्यान रखिएगा ये व्यक्तियों की बात नहीं कर रहे हैं, व्यक्ति की जो संस्कृति है उन संस्कृति की जो है वो सामूहिक चेतना की ये बात कर रहे हैं। जैसे हिंदू धर्म की संस्कृति अपनी, मुस्लिम धर्म की संस्कृति जो है वो संस्कृति अपनी, बौद्ध धर्म की संस्कृति अपनी, तो ये सभी लोग जो है जब संस्कृतियों को जो है वो इन संस्कृतियों में, यानी एक व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति के विचार से जो है वो राज्य उत्पन्न नहीं हुआ है। जब पहले संस्कृतियां निर्मित हुई और उन संस्कृतियों को जो है दोस्तों उसको नियमित करने के लिए उन संस्कृतियों में जो चीजें हैं उसके आधार पे जो है दोस्तों राज्य का निर्माण होगा। तो संस्कृतियों की जब बात आपसे पूछी जाएगी तो संस्कृतियों की सामूहिक चेतना के रूप में जो है ये आपके टी.एच. ग्रीन महोदय बात करते हैं कि संस्कृति की सामूहिक चेतना का विकास हो रहा है, किसी व्यक्ति विशेष की सामूहिक चेतना का विकास का परिणाम इन्होंने नहीं बताया है, आपके टी.एच. ग्रीन महोदय ने। वहीं जो दोस्तों हम लोग एक और विचारक हैं और उनका जो है वो स्टेटमेंट इससे मिलता जुलता है और वो है आपके बारकर महोदय। आप लोग बार बार कहते हैं कि बारकर महोदय सिलेबस में नहीं है, लेकिन बारकर महोदय हर जगह आएंगे और हर जगह आपसे जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जब बारकर महोदय आते हैं दोस्तों तो बारकर महोदय इसमें अपना जो है वो थोड़ा सा तड़का मिला देते हैं। बारकर महोदय कहते हैं कि मानव चेतना स्वतंत्रता को जन्म देती है और स्वतंत्रता में जो है वो अधिकार निहित है तथा अधिकार जो है वो राज्य की मांग करते हैं। तो मानव चेतना जो है वो स्वतंत्रता की बात करती है, स्वतंत्रता जो है वो अधिकार की मांग करते हैं और अधिकार जो है वो राज्य की मांग करते हैं। जब ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तब आप बारकर के साथ जाइएगा, लेकिन जब आपके यानी यदि आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि अधिकारों के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति किसके द्वारा मानी गई है, तो अधिकारों के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति होती है बारकर के द्वारा और संस्कृतियों के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति होती है, ये टी.एच. ग्रीन ने कहा है। तो बारकर और ग्रीन में अंतर याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है राजनीतिक विचारक जिसने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था। पहली बार राज्य शब्द का प्रयोग, मैकियावेली, ग्रीन, प्लेटो और रूसो। चलें, जी चलें, सभी लोगों का उत्तर इस प्रश्न में मैकियावेली के लिए आ रहा है। लेकिन अब आप बता दीजिए कि प्लेटो ने जो है जब राज्य शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग जो है वो आपके मैकियावेली ने किया है, तो उसके पहले जो है आपके प्लेटो आते हैं, आपके रूसो आते हैं। इन लोगों ने जो है वो राज्य शब्द के लिए राज्य के स्थान पे तब क्या शब्द प्रयोग किया है। यदि राज्य पहली बार राज्य शब्द का प्रयोग मैकियावेली कर रहे हैं तो उसके संदर्भ में आपके प्लेटो, अरस्तु जो है वो किस शब्द का प्रयोग करते हैं। चलें, तेजी से बताएंगे। चलें, चलें, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों सबसे पहले आपका उत्तर जो होगा इसमें मैकियावेली के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। जब हम प्लेटो और रूसो की बात करते हैं तो आपके अरस्तु, प्लेटो और रूसो की जब बात की जाएगी तो ये लोग समुदाय का प्रयोग करते हैं। समुदाय शब्द का इन लोगों ने जो है वो समुदाय शब्द का प्रयोग किया है, या आप जो है नागरिक समाज की भी बात करते हैं
तो ये जो है समुदाय शब्द का प्रयोग इन्होंने किया। उसके बाद से जो है दोस्तों, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को मिलेंगे बोदा महोदय। बोदा महोदय ने किस शब्द का प्रयोग किया है राज्य के लिए? चलें, तो बोदा महोदय रिपब्लिक शब्द का प्रयोग करते हैं। चलें, बोदा महोदय आपके रिपब्लिक शब्द का प्रयोग करेंगे। बोदा महोदय के बाद आपके हॉब्स महोदय आएंगे। हॉब्स महोदय जो है वो कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग करेंगे। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, सबसे पहली बार राज्य, और उसके लिए शब्द क्या था? इटालियन शब्द था स्टेटो। आप लोग ध्यान रखिएगा, इटालियन शब्द स्टेटो का प्रयोग सबसे पहले मैकियावेली, राज्य के संदर्भ में जो शब्द प्रयोग किया प्लेटो ने, यानी आपके मैकियावेली से पहले प्लेटो ने समुदाय, रूसो ने समुदाय, बोधा ने रिपब्लिक और हॉब्स ने कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और अब अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है द फिलॉसफी ऑफ राइट द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है द फिलॉसफी ऑफ राइट? चलें, अरस्तु, प्लेटो, हेगल और ग्रीन। चलें, अनुपमा सिंह जी कह रही हैं पर डे कितने क्वेश्चन होते हैं? 40 से 50 के बीच में। फोर्टी टू 50 के आसपास आप लोगों के नियमित प्रश्न में कराता हूं। जब एक्सप्लेनेशन ज्यादा करूंगा तो प्रश्नों को कम करना पड़ेगा, जब प्रश्नों को बढ़ाऊंगा तो एक्सप्लेनेशन को कम करना पड़ेगा। तो प्रश्न बहुत कराए हैं आप लोगों को, अब थोड़ा बहुत जो है आप लोगों को पॉलिश करने की जरूरत है। तो अब उसके लिए जहां जहां जरूरत होगी वहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर करूंगा। चलिए, द फिलॉसफी ऑफ राइट के लिए आप लोग उत्तर करें। चलें, बहुत ही बढ़िया, सभी लोगों का उत्तर जो आ रहा है इस प्रश्न में द फिलॉसफी ऑफ राइट के लिए, तो आप सभी का उत्तर फ्रेडरिक हीगल के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग इसमें सी विकल्प की बात कर रहे होंगे। बिल्कुल, चलिए एक ही बार हीगल लिखिए तब भी आपका प्रश्न सही होगा। चलें, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है किस राजनीतिक विचारक के दर्शन को शुकर दर्शन की संज्ञा दी जाती है? किस शिव जी, आप जो है आपको हो सकता है आपको एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता ना हो, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि सर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया करिए, जहां जरूरी है वहां एक्सप्लेन करूंगा। चलें, किस राजनीतिक विचारक के दर्शन को शुगर दर्शन की संज्ञा दी जाती है? आप लोग बताएंगे किसके दर्शन को दी जाती है और कौन देता है, कौन बताता है शुगर दर्शन? दोनों के लिए आप उत्तर करिएगा। चलें, बेंथम के लिए आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो रहा है, लेकिन किसने जो है शुकर दर्शन की बात की थी? चलें, डी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है, लेकिन अभी तक किसी ने ये उत्तर नहीं दिया है कि किसने जो है बेंथम के दर्शन को शुकर दर्शन बताया था। चलें, कार्ल डाइस के लिए आ रहा है। अच्छा, छोटे पाठक जी का आ रहा है मिल के लिए। चलें, शिव जी मिल की बात कर रहे हैं। चलें, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। एक संतुष्ट सुकरात स्टेटमेंट एक है, आप सभी को पता होगा दोस्तों कि एक असंतुष्ट सुकरात संतुष्ट सुअर से बेहतर है, किसने कहा था? आप लोग बता दीजिए। एक असंतुष्ट सुकरात एक संतुष्ट सुअर से बेहतर है,
ये स्टेटमेंट किसका है? चलें तेजी से आप करें। तो आप लोग जो है इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा और आप जो है जेएस मिल के माफ करेंगे मिल के साथ ही आप लोग जाएंगे दोस्तों। मिल महोदय ने जो है वो आपके बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को जो है उसकी आलोचना की थी और उसके संदर्भ में इसको इनके दर्शन को सूकर दर्शन बताया था। चलें डी विकल्प के लिए आपका उत्तर सही होगा। बाकी आप लोग मिल का नाम याद रखिएगा। एक असंतुष्ट सुकरात संतुष्ट सुअर से अच्छा है, ये आपके जो है वो मिल महोदय ने ही कहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया, निम्न में से किस विचारक ने मनुष्य को कार्य करने का प्रेरक तत्व सुख की प्राप्ति एवं दुख से बचाव की इच्छा को माना है? चलें कौन सा वो विचारक है जो ये बता रहा है कि कार्य हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको सुख प्राप्त करना है और दुख से बचना है? चलें बेंथम, स्पेंसर, मील और हॉब्स, चारों में से किसी एक को चुनिए। चले बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग दोस्तों बेंथम की बात कर रहे होंगे, आप सभी को पता है दोस्तों उपयोगिता की बात करते हैं। कोई भी कार्य बिना उपयोगिता के, उपयोगितावाद का मतलब ही हो गया कि जिस चीज की आवश्यकता आपको है या उसी के अनुसार आप कार्य करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि मनुष्य जो है वो किससे प्रेरित होता है? अपने जो है वो सुख से, सुख की प्राप्ति व दुख से बचाव। यानी आप जैसे मान लीजिए आप लोग कूलर खरीद के ले आते हैं। कूलर क्यों खरीद के ले आते हैं? आपको गर्मी ना हो, तो आपको जो है वो दुख से बचने का प्रयास कर रहे हैं और अच्छी नींद प्राप्त करें आप, इसलिए आप लोग जो है दोस्तों सुख की कामना करते हैं। तो सुख और दुख के आधार पे जो है उपयोगिता निश्चित की है किसने? आपके बेंथम ने। बेंथम के उपयोगितावाद को आपको किसी ट्रिक से रटाना पड़े तो ये उचित नहीं है। आप लोग ध्यान रखेंगे कूलर जो है आपसे दुख, आपके दुख से बचने का भी साधन है और आपके सुख की प्राप्ति का भी साधन है। चलें, शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है, यह कथन किसका है? कांट, रूसो, बोसांके, टीएच ग्रीन। चलें उत्तर करें तेजी से। शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है। चलें तो दोस्तों आप सभी को पता है दोस्तों कि आपके जो है वो टीएच ग्रीन महोदय जो है वो इच्छा के अनुसार जो है वो राज्य की बात करते हैं कि इच्छा के अनुरूप जो है जब नागरिकों की इच्छा हुई, व्यक्तियों की इच्छा हुई, तो व्यक्तियों ने क्या किया? राज्य का निर्माण किया। तो इच्छा से जो है वो राज्य का निर्माण हुआ है और शक्ति नहीं। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, इच्छा के अनुसार जो है इच्छा राज्य का आधार है, सिर्फ यदि ये आपको आ जाए आगे ये शक्ति नहीं दिया हो, जब ये प्रश्न में ये हिस्सा न दिया हो तब तो आपका उत्तर रूसो के लिए सही हो जाएगा, क्योंकि इच्छा के आधार पे जो है राज्य का निर्माण कौन कराता है? रूसो महोदय भी कराते हैं। लेकिन जब आपसे ये दिया हो कि शक्ति नहीं, क्योंकि टीएच ग्रीन महोदय जो है वो युद्ध की आलोचना करते हैं। युद्ध की आलोचना, युद्ध की आलोचना जो है आपके टीएच ग्रीन महोदय करते हैं और ये बताते हैं कि युद्ध जो है वो अपरिपक्वता का परिणाम है। अपरिपक्वता के परिणाम के रूप में जो है ये बात करते हैं युद्ध की। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, जब आपसे शक्ति नहीं, सिर्फ आपको दिया हो इच्छा जो है वो राज्य का आधार है, तब आप ग्रीन के साथ जाइएगा। लेकिन जब आपको दिया हो शक्ति नहीं बल्कि इच्छा राज्य का आधार है, या शक्ति नहीं कामा इच्छा राज्य का आधार है, तब आपको ग्रीन के साथ जाना पड़ेगा। जहां पे शक्ति की बात आएगी, युद्ध की बात आएगी, वहां आप ग्रीन के साथ जाएंगे। चले तो आपके युद्ध की आलोचना, शक्ति सिद्धांत की आलोचना, जी बिल्कुल सबकी जो है ये आलोचना करेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आप लोग बताएंगे। सुख दुख गणक, सुख एवं दुख गणक बेंथम,
बहुल मतदान का निषेध मील, सकारात्मक स्वतंत्रता हीगल, दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्लेटो। कौन सा इसमें जो है वो सही नहीं है, बताइए। चलें, चलें। राजेश्वर जी कोई समस्या नहीं है दोस्त, आप प्रश्नों से यदि प्रश्न सही नहीं हो रहा है तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप पहले दिन क्लास में आए हैं और एक प्रोसेस के तहत, चूंकि सेशन जो है दोस्त एक प्रोसेस के तहत चलता है। जैसे सामान्य प्रश्न थोड़े से, जैसे जैसे क्लास, अब हम लोग 200 क्लास कर चुके हैं तो थोड़ा सा प्रश्नों का स्टैंडर्ड मुझे ऊपर भी उठाना है, यानी हर चीज को मेंटेन करना है। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो है नियमित रूप से बने रहिए, 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद से आपको भी प्रश्न समझ में आने लगेंगे। जितने सारे लोग आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम लोग जो है प्रश्नों का सही उत्तर दे रहे हैं, ये लोग जो है हमारे साथ पिछले कोई 4 महीने से बना है, कोई 6 महीने से बना है, कोई 3 महीने से, कोई 2 महीने से, कोई 1 महीने से। तो आपको उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप भी अपना समय दीजिए, आपको भी जो है वो सफलता मिलेगी, आपके भी प्रश्न सही होंगे। और साथ साथ में पढ़ने की हैबिट बढ़ाइए। सबसे ज्यादा जरूरी है कि पढ़िए आप लोग, और नॉवेल के जैसे चीजों को पढ़िए। किताब को लेके याद करने के लिए जब आप किताब लेके बैठेंगे तो आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, ये चीज ध्यान रखिए। नॉवेल के जैसे किताब को पढ़िए, 2 दिन में एक किताब को पढ़ के खत्म। क्या याद है क्या याद नहीं है, इस पे आपका चिंतन करना कार्य नहीं है। यदि आप नॉवेल के जैसे किताब पढ़ते हैं और उसके बाद मेरे पास आते हैं तो मैं गारंटी आपको दे रहा हूं कि आपकी तैयारी मैं कराऊंगा। लेकिन यदि आप लोग किताब को लेके एक एक टॉपिक को बैठ के रट रहे हैं, तब मेरे बस का नहीं है दोस्त। मेरे पास वही है जो किताब को हफ्ते दिन में कम से कम जो है वो 5-7 दिन में, आप लोग 5 दिन से अधिक आप किसी किताब में न दीजिए। 5 दिन में किताब को खत्म करिए, मेरे पास चले आइए। मैं आपकी एक किताब को कम से कम 5 बार आपसे पढ़वाऊंगा और हर प्रश्न को आपको करवाऊंगा। तो आपके पास स्कोप नहीं बचेगा कि आपकी तैयारी कमजोर रह जाए। चलें, आपका उत्तर इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। बहुल मतदान का इन्होंने निषेध नहीं किया था, बहुल मतदान का समर्थन किया था। तो उत्तर आपका बी विकल्प के लिए सही होगा। अगला प्रश्न, अगला दिया है आपको, अ ट्रीटाइज ऑन लिबर्टी के लेखक हैं। अ ट्रीटाइज ऑन लिबर्टी, अ ट्रीटाइज ऑन लिबर्टी के लेखक बता दीजिए कौन है। प्लेटो, रूसो, मील और टॉकविल। चलें, चलें, बहुत ही बढ़िया, तेजी से उत्तर करिए। थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों। आप सभी से निवेदन है, जो लोग नए जुड़े हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो को यदि लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलें, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो इस प्रश्न में मैक्सिमम लोगों का उत्तर आ रहा है, आप लोग इस प्रश्न में सी विकल्प की बात कर रहे हैं। चलें, अ ट्रीटाइज ऑन लिबर्टी के लिए सी विकल्प बिल्कुल सही है। जो लोग इसमें जेएस मिल की बात कर रहे होंगे, अ ट्रीटाइज ऑन लिबर्टी जो पुस्तक है ये आपके जेएस मिल की है। उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दिया है, रूल ऑफ प्रिंसेज का लेखक कौन है। रूल ऑफ प्रिंसेज के लिए बताएं तेजी से। जो पीछे पुस्तक ट्रीटाइज ऑन लिबर्टी, उसमें जो है वो नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया था आपके मिल ने। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा जी। इसलिए तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप किताब को जो है 15 जो है एक किताब को आप जो है वो 3 महीना बैठ के ना पढ़िए। एक किताब को जो है वो आप 5 दिन में पढ़िए। देखिए एक चीज जो है, चलें, रूल ऑफ प्रिंसेस के लिए आप लोग उत्तर कर लीजिए, फिर उस पर बात करते हैं। चलें, तो जो लोग इसमें मैकियावेली की बात करेंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें, मैकियावेली महोदय के द्वारा रूल ऑफ प्रिंसेस जो है वो लिखी गई है।
प्रिंसेस का यानी राजकुमारी का शासन या रूल ऑफ प्रिंसेस पुस्तक जो है वो मैकियावेली ने लिखा है। उत्तर आपका जो होगा इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए सही होगा। तो आप लोग डी विकल्प के साथ जाएंगे। अब मैं आप लोगों से बात कर रहा था दोस्त पढ़ने के तरीके का, तो एक चीज आप समझ लीजिए, जैसे आप क्या करते हैं कि आप लोग एक दिन जो है पहले दिन आप जैसे मान लीजिए आप लोग गाड़ी सीखने जाते हैं, तो एक दिन आपने स्कूटर चलाया, एक दिन आपने जो है वो क्या चलाया, बुलेट चलाया, एक दिन आपको जो है पल्सर मिल गई, ठीक है, और चौथे दिन आपको जो है वो अल्टो कार मिल गई। आप गाड़ी में पारंगत नहीं हो पाएंगे कभी भी, नहीं आप स्कूटर के लिए पारंगत हो पाएंगे, नहीं आप बुलेट के लिए पारंगत हो पाएंगे, नहीं आप पल्सर के लिए पारंगत हो पाएंगे, और नहीं आप अल्टो चला पाएंगे। यदि इस 5 दिन में किसी एक चीज को टारगेट कर लीजिए, आपको न ही स्कूटर चलाने आता हो, न ही बुलेट चलाने आता हो, न ही आपको पल्सर चलाने आता हो, लेकिन ये 5 दिन जो है इकट्ठे आप अल्टो पे दे दीजिए। आपको ये नहीं भी आता होगा तो अल्टो चलाने आ जाएगा। मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे मेरे परिचित हैं जिनको बाइक चलाने नहीं आती है लेकिन कार चलाने आती है। उसका कारण क्या है? उन्होंने कभी इस पे अपना समय नहीं बर्बाद किया। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, यदि आपको स्कूटर सीखना है, आपको 2 व्हीलर सीखना है, तो जो भी आपके पास गाड़ी है एक गाड़ी से सीखिए, क्योंकि स्कूटर चलाएंगे तो आपको उसके ब्रेक का और उसके गियर का, उसके एक्सीलरेटर का कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग है, आपके जो है वो बुलेट के का जो कॉम्बिनेशन है अलग है, आपके पल्सर का कॉम्बिनेशन अलग है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन को समझने में ही ये 4-5 दिन आपका निकल जाएगा। लेकिन जब आप इसको एक ही गाड़ी को 5 दिन चलाएंगे तो आप इसको चलाने में पारंगत हो जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, जैसे आपको जो है वो आपको गड्ढा खोदना हो और आपने 10 गड्ढा खोद दिया, 1-1 फीट का या 2-2 फीट का 10 गड्ढा खोदा आपने। इस 1-1 फीट के 2-2 फीट के 10 गड्ढे से पानी नहीं निकलेगा। लेकिन यदि आप इस 2-2 फीट के गड्ढे को रोज बढ़ाते जाइए और एक ही गड्ढा खोदिए और इसको 20 फीट खोद दीजिए, जिस दिन इसको 20 फीट खोद देंगे यहां से पानी निकलने लगेगा। इस 1-1 फीट के गड्ढे से 2-2 फीट के गड्ढे से पानी नहीं निकलेगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। एक किताब को आप 20 बार पढ़िए, पानी निकल जाएगा, यानी आपका जो ज्ञान है उस किताब का आप निकाल लेंगे। लेकिन यदि आप रोज अलग अलग किताब पढ़ेंगे, तो एक दिन गाबा जी की किताब से पढ़ेंगे, एक दिन जो है वो सीबी गेना की किताब पढ़ेंगे, एक दिन लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ेंगे, एक दिन सुभाष कश्यप की किताब पढ़ेंगे। तो अलग अलग किताबों को पढ़ते रह जाएंगे और उसमें से जो है वो 10-10 चीजें इकट्ठी करेंगे और आपके काम कोई भी नहीं आएगी। तो आप लोग यार इसको जो है ध्यान रखिएगा। मैकियावेली को निम्न में से किस नाम से इंगित किया जाता है? युग का शिशु कहा जाता है, प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कहा जाता है, पुनर्जागरण का प्रतिनिधि, सभी कहे जाते हैं। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो आप लोग इस प्रश्न में डी विकल्प के साथ जाएंगे। तो आप गड्ढा जो है एक जगह गड्ढा 20 फीट खोदिए, पानी निकालिए। आप लोग जो है 10 जगह अलग अलग गड्ढा ना खोदिए 1-1 फीट का, कोई फायदा नहीं होगा उससे। अगला प्रश्न दिया, द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? हेगल, प्लेटो, अरस्तु और मिल। सारी किताबें अच्छी हैं, कोई किताब ऐसी नहीं है जो आपका सिलेक्शन जो है वो कराने की क्षमता ना रखती हो। हर किताब आपका सिलेक्शन कराने की क्षमता रखती है। आप उस किताब को कैसे पढ़ते हैं, कितना उपयोग करते हैं, आपको जिसकी भाषा जो है वो समझ में आती है उसकी भाषा, उस किताब को आप ले लीजिए और उसको पढ़िए। चलें अगला प्रश्न आ जाइए, द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? हेगल, प्लेटो, अरस्तु और मिल में से किसी एक का चुनाव करें फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री के लिए। चले बहुत ही बढ़िया। ए और सी के लिए उत्तर आ रहा है, कुछ लोग ए विकल्प की, कुछ लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं। चलें तो जो लोग फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री की बात कर रहे हैं उनका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। हेगल महोदय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हिस्ट्री से आप अरस्तु को ना मिला दीजिए। फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री जो है हेगल महोदय के द्वारा लिखी गई है और इसी पुस्तक में जो है हेगल महोदय ने राज्य संबंधी अपना जो सिद्धांत है वो दिया है। तो ध्यान रखेंगे, हेगल राज्य संबंधी सिद्धांत फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री में देते हैं। आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में ए विकल्प के लिए सही होगा। ए विकल्प के साथ ही जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलें। जिस राजनीतिक दार्शनिक ने सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया वह है? राज्य की अवधारणा को किसने जो है वो सबसे पहले प्रस्तुत किया? अब आप बताएं।
प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली और हॉब्स। चलो चले, राजनीति शास्त्र में राज्य की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? चलो बहुत ही बढ़िया। बी विकल्प, सी विकल्प, ए विकल्प। अच्छा जी, चलो बिल्कुल। तो जो लोग इसमें मैकियावेली की बात कर रहे हैं, आपसे पूछा है राज्य की अवधारणा को, तो राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? मैकियावेली ने किया। और इसी की वजह से जो है दोस्तों आपके राज्य की अवधारणा का भी ये को सबसे पहले प्रस्तुत करेंगे। जो राज्य की बात करेगा वही तो करेगा। इनकी जो पुस्तक है द प्रिंस, उसमें इन्होंने राज्य शब्द का प्रयोग किया और वहीं पे जो है वो राज्य का स्वरूप इन्होंने स्पष्ट किया। बाकी जो है प्लेटो महोदय की बात करेंगे, तो प्लेटो और अरस्तु महोदय जो है दोस्तों, ये लोग समुदाय की बात करते हैं, नागरिक समाज की बात करते हैं। यदि आप हॉब्स महोदय की बात करेंगे तो आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, हॉब्स महोदय जो है वो कॉमनवेल्थ की बात करते हैं, राज्य की बात नहीं करते हैं। ये कॉमनवेल्थ की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं और ये जो है दोस्तों राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। और ये दोनों लोग जो है दोस्तों, ये समुदाय की अवधारणा को, चलें, इनका जो राज्य जिसको आपके मैकियावेली महोदय ने बहुत आगे चल के राज्य बताया था, उसी को ये लोग समुदाय कह रहे थे, उसी को जो है दोस्तों हॉब्स महोदय कॉमनवेल्थ कह रहे थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलें आगे बढ़े। अगला प्रश्न, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? चलें, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक विचारक। राज्य अस्तित्व में ही नहीं था दोस्त प्लेटो के टाइम में। राज्य शब्द जब ही गढ़ा ही नहीं गया था तो राज्य और समाज की बात करने का कोई मतलब नहीं। चले उत्तर करिए, अरस्तु की अपेक्षा करने वाला पहला राजनीतिक विचारक। चले हॉब्स, उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने लोग हॉब्स की बात कर रहे हैं, अब इसके लिए बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या जो है इन्होंने किस आधार पर विरोध किया था। अगला प्रश्न, किसने इस जो है वक्तव्य को स्थापित किया, राज्य को व्यक्तियों के आत्मसम्मानीय कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? आत्मसम्मानीय कार्यों में हस्तक्षेप न करने का सुझाव किसने दिया? तेजी से उत्तर करिए, समय शुरू हो गया। राज्य को व्यक्तियों के आत्मसम्मानीय कार्यों में, यानी आपके आत्मसम्मान से संबंधित यदि कोई कार्य है तो उसमें राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। किसने कहा है? रूसो, कांट, मील और ग्रीन। चलें चलें, सी और डी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है। तो जो लोग इसमें जॉन स्टुअर्ट मिल की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? ऑन लिबर्टी। अब पुस्तकें तो याद होनी चाहिए आप सभी लोगों को। ऑन लिबर्टी जो इनकी पुस्तक है दोस्तों, उसमें इन्होंने क्या बात किया था? इन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन किया था। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जब समर्थन कर रहे हैं तो व्यक्ति के आत्मसम्मान संबंधी जो कार्य हैं उसको में जो है वो विरोध, उसमें हस्तक्षेप करने से राज्य को रोक रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जॉन स्टुअर्ट मिल के लिए आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हस्तक्षेप न करने की बात किसने की है? आत्मसम्मानी कार्यों में मिल ने की है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक हित के लिए एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को प्रोत्साहित किया? किसने जो है एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को प्रोत्साहित किया? उत्तर करें तेजी से। बेंथम, लॉक, मील और एडम स्मिथ। बिल्कुल टेलीग्राम है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव स्टडी इलाहाबाद सर्च करिएगा, टेलीग्राम मिल जाएगा आपको। चलें, एक व्यक्ति एक वोट,
चलिए, जो लोग जर्मी बेंथम की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। बेंथम महोदय बात करते हैं एक व्यक्ति एक वोट, एक व्यक्ति अनेक वोट की बात कौन करता है? चले, एक व्यक्ति अनेक वोट, चलें तेजी से उत्तर करें। एक व्यक्ति एक वोट और साथ में गुप्त मतदान का जो है वो समर्थन किया आपके बेंथम ने। अब बताइए। चलें, बिल्कुल, एक व्यक्ति अनेक वोट के लिए आप लोग जो है वो जेम्स मिल के साथ जाएंगे। योग्यता के आधार पे जो है वो मतों की संख्या को निर्धारित किया था। जर्मी बेंथम की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू दी प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन प्रकाशित हुई थी। चलें, पहले तो याद कर लीजिए कि बेंथम की पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू दी प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। उसके बाद आप लोगों को बताना है चलें 1780, 1700, 1824, 1789 और आपको 1817 दिया है। किसी एक का चुनाव कर लीजिए। चलें, इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन जो पुस्तक है 1789 में बेंथम के द्वारा लिखी गई थी। चलें, अगला दिया है, बेंथम किस प्रकार का विचारक था? उपभोक्तावादी, उपयोगितावादी, समाजवादी या समझौतावादी? चलें, तेजी से उत्तर करिए। बेंथम को आप किस प्रकार का विचारक मानते हैं? चले, आप सभी लोग इसमें उपयोगितावाद की बात कर रहे हैं। प्रमोद जी, ठीक नहीं चल रहा है मामला। उपयोगितावाद के जनक के रूप में बेंथम को जाना जाता है। चलें, तो उपयोगितावादी विचारक के रूप में आपके जो है दोस्तों बेंथम महोदय को जाना जाता है। उपयोगितावाद का आशय क्या है? उपयोगितावाद से सीधा सा मतलब है कि जो वस्तु आपको सुख प्रदान करेगी उसी को जो है आप क्या करेंगे, उसको आप स्वीकार करेंगे। तो सुख के आधार पर जो है वस्तु की उपयोगिता का निर्धारण किया जाता है। आपसे यदि पूछ दिया जाए, जी बिल्कुल ठीक है, चलें, बहुत कोई बात नहीं है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि उपयोगिता का निर्धारण किस आधार पर होगा, तो आपकी सुख की गुणवत्ता के आधार पे, उपयोगितावाद में बेंथम ने इस चीज को क्लियर किया है, सुख की गुणवत्ता के आधार पे जी चलिए, कोई बात नहीं। आगे बढ़ जाएं, और आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, जी राजेश्वर जी, आप हमारे साथ जो है वो 9 से 9:15 बजे के बीच में, क्लास 9 बजे की है लेकिन 9:15 बजे के आसपास आप लोगों की क्लास शुरू हो जाती है। 9:15 बजे कंपलसरी शुरू हो जाती है, तो आप लोग 9 बजे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन तो आपको मिल ही जाएगा। और 9 बजे आप लोग जो है वो अपने सारे कार्यों को संपन्न कर लिया करिए। क्लास 9:15 बजे शुरू होती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चलें, साथ में आप लोग यदि मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप लोग 250 रुपए का भुगतान करके आप लोग मेंबरशिप भी ले सकते हैं। उसके लिए आप 7007701847 इस नंबर पे आपको 250 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। साथ में इस नंबर पे आप लोगों को जो है वो जो कुछ भी जानकारी चाहिए वो आपको इसी नंबर पे मिलेगी। हमारे क्लास के बारे में आपको कोई भी जानकारी यदि चाहिए, चाहे आपको पेड क्लास की जानकारी चाहिए हो या आपको जो है इस सेशन के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो, मेंबरशिप के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जानकारी इस नंबर के माध्यम से आप ले सकते हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा सेशन, आप लोग जरूर बताएंगे।
चलें, चलें दोस्तों, तो जाते जाते जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया होगा, आप सभी से एक बार फिर से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। नहीं, बिल्कुल ज्योग्राफी की भी क्लास होगी, चिंता ना करिए। अरे दोस्त, क्या मतलब ये पीजीटी में ये प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं क्या मोहम्मद उमर जी? पीजीटी में कुछ अलग पूछा जाता है इससे? आपके टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी यदि पीजीटी के क्वेश्चन पेपर की आप बात कर रहे हैं, जी बिल्कुल, आप लोगों का अब सैटरडे को तो क्लास बंद रहेगी। इस सैटरडे को एक दिन छुट्टी लूंगा आप लोगों से, तो सैटरडे को क्लास बंद रहेगी। यदि संडे को क्लास हुई तो आप लोगों की कराऊंगा। जी नहीं, संजीव कुमार जी कह रहे हैं टेस्ट यूट्यूब पर कराते हैं क्या? जी नहीं, टेस्ट यूट्यूब पे नहीं होता है। प्रमोद जी, मैं थोड़ा सा, जी नहीं, टेस्ट सीरीज आप लोगों की एप्लीकेशन पे शुरू होने वाली है। एप्लीकेशन पे होगी टेस्ट सीरीज आप लोगों की। चलें, तो फिलहाल के लिए आप लोग जो है अनुमति दे दीजिए मुझे, और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों तक, एक बार वीडियो को शेयर करके, और उसके बाद ही आप लोग जाइएगा वीडियो छोड़ के। नीतू जी कह रही हैं सर ये 250 वाली बात। नीतू जी, सेशन का मेंबरशिप, देखिए सेशन के लिए आप लोगों के लिए कोई पैसा नहीं है। जैसे लाइव सेशन आप देखना चाहती हैं, आप नियमित रूप से देखिए, आपसे कहीं कोई समस्या नहीं है। यदि आपको प्रश्न भी चाहिए, वो सारे प्रश्न आपको अपने फोन में चाहिए, आपको अपने पास चाहिए पीडीएफ के रूप में, तो आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा। जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है, तब तक आपको नियमित रूप से आप लोगों को सेशन का पीडीएफ मिलता रहेगा। प्रांजलि साहू जी कह रहे हैं हिस्ट्री की क्लास। प्रांजलि जी, हिस्ट्री की क्लास अभी नहीं चल पा रही है। चलें, और ये पॉलिटिकल थॉट का बैच जो है दोस्तों, ये आपको इस पे डेट 18/7/2022 लिखा हुआ है। अभी चार क्लास हुई है आपके इसमें, जिसमें जो है मैंने अभी आप लोगों के नए बैच में सिर्फ 4 क्लास ली है, तो अभी भी आप चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। चलो, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है कलेक्ट करता हूं। यदि उनको उसका आप नोट्स बनाना चाहें, या सेशन को आपने देखा है वो आपके दिमाग में कितना स्थायी है, उसको रिवाइज आप करना चाहें, तो उसके लिए आपको पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग जो है दोस्त, उसके लिए आप लोगों को 250 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। चलें, तो फिलहाल अब आप लोग अनुमति दीजिए, और आप लोगों से कल मिलते हैं। कल सैटरडे तो नहीं है, नहीं अभी कल सैटरडे नहीं है, कल अभी फ्राइडे है। सैटरडे को आप लोगों की क्लास एक दिन के लिए बंद रहेगी दोस्त, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। नीतू जी, 7007701847 नंबर आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ है। इस पे आपको जो है 250 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा, और 250 रुपए का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आप लोगों को भेजना पड़ेगा। चलें, जो आप लोग पेमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे, और इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आप भेज देंगे मुझे। चलें, नंबर यहाँ भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, 7007701847 ये नंबर है। साथ में यदि कोई जानकारी चाहिए तो आप इस पे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, आप लोग कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन कॉल जहां बहुत आवश्यक हो वहीं आप लोग कॉल करें। यदि सबके कॉल को रिस्पॉन्ड करने लगूंगा तो आप लोग समझ सकते हैं थोड़ी सी समस्या आएगी। तो आप लोग आवश्यक हो तो कॉल कर लीजिए, कोई आपको आवश्यक जानकारी चाहिए तो, वरना आप लोग मैसेज कर दें, आप लोगों के मैसेज का जवाब आपको मिल जाएगा। चलें, धन्यवाद आप सभी लोगों को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।